हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऑलमोस्ट आपके पास सिर्फ 10-15 दिन मुश्किल से बचे हैं, 10 दिन जितना, ठीक है। 10 दिन ही आप कह सकते हो। लाइक फरवरी 29 है, इसके बाद कल से तो 1 मार्च हो गया और 11 तारीख से आपके एग्जाम्स है और 13 तारीख को हमारा मैथ्स का पेपर भी है। आई होप आपको पता होगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं यार, है ना। फटाफट से एनसीईआरटी निकाल लीजिए और आज के दिन हम करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर नंबर 10 सर्कल का, ठीक है। सर्कल का कंप्लीट रिवीजन कम से कम समय के अंदर आपके सारे कंसेप्ट में रिवाइज कराऊंगा। अगेन 10 से 15 मिनट, अप्रोक्सीमेट 15 मिनट जितना वीडियो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हाँ, सर्कल के आपके सारे कंसेप्ट, छोटे छोटे सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर सर? तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, आपको हेडिंग लगानी है सर्कल, है ना। सर्कल के अंदर आपको डेफिनेशन अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये अपना सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर इतना गंदा सर्कल बना है, पूरा मूड खराब हो गया। ये होता है ना, जब आप मतलब परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसे आप बहुत अच्छा कर लोगे, है ना। लेकिन जब आप 4 लोग सामने से होकर परफॉर्म करूं मैं, तो वहां पे ना जानबूझ के और खराब हो जाता है ये। चले, तो हमने बनाया एक सर्कल। लगता है मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि आज मेरे से अच्छा सर्कल बनेगा। फिर भी लेट्स ट्राई अगेन। मुझे सही में उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, हम एक काम करो, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। आज मेरे से पता नहीं क्यों सर्कल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, उतना अच्छा नहीं है, मान लो ना सर्कल है, इसका रेडियस आर है, ठीक है सर। सर्कल है, सर्कल का रेडियस आर है ना। आपको वैसे भी फोटो में कुछ नहीं रखा, फोटो थोड़ी एग्जाम में आएगा। सेंटर और रेडियस आर। डेफिनेशन आती है कि एक सर्कल को हम सर्कल किसे कहते हैं, तो जब एक फिक्स पॉइंट से फिक्स पॉइंट, एक फिक्स डिस्टेंस और जितने भी पॉइंट बने, सभी पॉइंट जो कलेक्शन बने, उसे अपन कहते हैं सर्कल। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट कलेक्ट करोगे आप, उसे बोलते हैं अपन सर्कल। वो फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहते हैं। ये आपका रेडियस हो जाएगा, बात ध्यान रखना। और यही अगर आप यहां तक सेंटर तो हो जाएगा आपका डायमीटर, r + r 2r। तो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, d = 2r। अब सर्कल के अंदर आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? सर्कल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन के बारे में। तो एक सर्कल और लाइन के केसेस देखते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है, ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है, और एक और सर्कल हमने बनाया ऐसे। अब सर्कल में एक तो पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऐसे बगल से गुजर जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि सर्कल में से लाइन जो है ऐसा टच होकर ना एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाए। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी है कि सर्कल को लाइन ऐसे कट करते हुए निकल जाए, ठीक है। 3 केसेस बनाए मैंने। तो पहले वाले केस के बारे में हम स्टडी नहीं करते, जहां पे ये सर्कल टच कर रहा होता है ना, ठीक है। ये सेकंड वाला केस, ये केस हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस के अंदर इसे हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं सर? टेंजेंट। टेंजेंट बहुत 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 स्पेशल होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। और ये लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट कहते हैं सर। ये सब याद होगा सर, ये सब तो सर हमें याद है। हल्का हल्का मत बताओ, थोड़ा भारी भारी बताओ, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा भारी भारी भी समझते हैं अपन। सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। सीकेंट जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है और टेंजेंट जो है सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट काम की चीज ये है अपना कि जिस पॉइंट पे सर्कल और लाइन टच करते हैं ना टेंजेंट पे, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर इसे कुछ किताबों में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। ये भी लिख देता हूं मैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी, एजेंसी, ये एजेंसी से मिलना जुलता है, लेकिन एजेंसी नहीं है, ये है टेंजेंसी, ठीक है सर। अच्छा, अब इसमें और क्या क्या, अब ना अगला जो हमारा डिस्कशन आता है, टेंजेंट टू अ सर्कल हमारा अगला पॉइंट होता है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इसमें कुछ एक्टिविटी के थ्रू इसमें कुछ बहुत बहुत काम चीजें बताई जाती है टेंजेंट टू अ सर्कल। लाइक आपने पहली वाली जो एक्टिविटी देखी होगी, पहली एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कि एक सर्कल बनाया आपने और एक पॉइंट से जो है आप ऐसे लाइन पास आउट कर रहे हो। तो लाइक ये हमने पास किया। अब जैसे आप इस लाइन को हल्का सा भी आप अगर इस साइड से रोटेट करते हो, ठीक है, तो आपको ये मिलेगा कि ये जो है कट करके जा रहा है। और आप ऐसे भी अगर आप करते हो तब भी ये कट करके जा रहा है। सिर्फ एक लाइन, मतलब ये जो लाइन है ना अपनी, ये सिर्फ ये एक लाइन ऐसी बनेगी जो इस पॉइंट से होके गुजरेगी और सर्कल को बिना कट के सिर्फ टच करके निकल जाएगी। आप समझो, अगर इसको तुमने हल्का सा ऐसे कर दिया तो डेफिनेट दिख रहा है ये इसको कट कर जाएगा। हल्का सा ऐसे करोगे तब ये नीचे कट कर जाएगा, और कट करके जाए तो वो टेंजेंट नहीं, वो बन जाएगा आपका सेकंड। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे हमें ये मालूम पड़ा था कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। Only one tangent is possible at one point. अब काम की बात यह है कि सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स। सर्कल हैज इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइंट का कलेक्शन है ना ये, इनफाइनाइट पॉइंट। अब समझो, अगर सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट है और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट कितने हुए? इनफाइनाइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने आ जाएंगे? हेंस इनफाइनाइट टेंजेंट्स।
एक सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो, राइट सर। सेकंड एक्टिविटी आपको ये बताता है कि लाइक अगर एक सर्कल अगर आपने बनाया तो सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स आप कितने बना पाओगे, है ना, पैरेलल। तो पैरेलल टेंजेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप समझो आपने पैरेलल टेंजेंट बनाने की कोशिश करी, हमने ये लाइन बनाया, ये टेंजेंट नहीं, टच नहीं कर रहा, हमने एक और लाइन बनाया, ये देखो ये टच कर रहा है एक पॉइंट पे, आप ऐसे ही लाइन बनाओ, देखो ये सेकेंड हो जाएगा, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, सेकेंड बन जाएंगे सर। लास्ट में एक आप जब ये बनाओगे ना, ये देखो तो थोड़ा सा ऊपर बनाना चाहिए अपने को, ठीक है, लास्ट में आपको दिखेगा कि हाँ एक टेंजेंट और बन रहा है। तो पैरेलल अगर आप लाइंस बनाओ तो केवल दो टेंजेंट बन पा रहे हैं, एक ये और ये दूसरा। इसके नीचे अगर बनाओगे तो टेंजेंट नहीं होगा, ऊपर बनाओगे तो सेकंड बन जाएगा। सेकंड एक्टिविटी आपको बताती है कि एक अगर आप बनाओगे ना पैरेलल टेंजेंट्स, तो दो ही पैरेलल टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे इसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स वाला 10.1 वाले आपकी एक्सरसाइज आती है 10.1, और 10.1 में बड़े ही छोटे छोटे एमसीक्यूज दिए जाते हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, बड़े आसान होता है। 10.1 के आपको फिल इन द ब्लैंक्स, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद कर लेना, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा, सर्कल में टेंजेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होते हैं, है ना। सर्कल क्या होता है, सॉरी टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ध्यान रखना, दो लाइन, या तो आप ऐसा लिखना कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर ऐसा लिखना कि सर्कल को टच करके निकल जाए, टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट, ध्यान रखना ना। अच्छा, इसमें एक स्पेशल बात लिखी जाती है, ये नोट ना ध्यान से रखना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये बड़े काम की चीज है, इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड in which the two points लिख दो, 2 points coincides। क्या मतलब हुआ सर इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड होता है, जो टेंजेंट होता है, वो सेकेंड का स्पेशल केस है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मान लीजिए सर्कल है, आपने बनाया यहाँ पे सेकेंड, तो दोनों पॉइंट देखो यहाँ जितने दूर है, आप थोड़ा और करीब लेके जाओ, देखो दोनों पॉइंट के बीच में दूरियां जो है कम हो जाएगी, थोड़ा और करीब लेके आओ, ठीक है। लाइक यहाँ पे बात करूं, देखो इनके बीच की डिस्टेंस और कम हो गई, और जैसे ही आप इसको और करीब लेके आओगे, देखो इनके बीच की दूरी और कम हो जाएगी, और एक पॉइंट आएगा, जब ये दोनों पॉइंट है ना आपस में एक दूसरे ओवरलैप कर जाएंगे, एक ही पॉइंट रह जाएगा, और वो एक पॉइंट बन जाएगा आपका टेंजेंट। तो सीकेंड का ही स्पेशल केस है टेंजेंट, जब उसके दोनों पॉइंट जो है कोइंसाइड कर जाए सर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्लियर सर? चलिए, तो फटाफट से इसको अपन मिटाएंगे और फिर अपन पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट। तो अगला कंसेप्ट क्या है सर? अगला कंसेप्ट आपका आता है थ्योरम 10.1। अब थ्योरम 10.1 में आपको प्रूफ करके तो नहीं दिखाऊंगा, थ्योरम 10.1 में मैं आपको बताऊंगा कि एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल अगर मैं आप बनाऊं, आज पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी हो रखी है, पता नहीं आज मैंने ऐसा क्या किया है जो सर्कल आज मेरे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा एडजस्ट करो ना आज के दिन। ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। सेंटर से जब आप रेडियस बनाओगे, है ना, और वो रेडियस अगर टेंजेंट पे ऐसे टच करे, ठीक है, तो ये बता जाता है कि ये परपेंडिकुलर होगा सर। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको थ्योरम 10.1 बताता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका मैं आपको प्रूफ समझा देता हूं, आपको ध्यान देना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये रेडियस है, ओ से लेके पी तक का क्या बन गया, ये रेडियस। अगर मैं इसके अलावा कोई भी पॉइंट लेता हूं तो फिक्स है कि वो सर्कल से बाहर निकल आएगा, मतलब ओपी से बड़ा होगा। देखो कोई भी पॉइंट है ना, मान लो ये P1 P है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 कर दिया अपन ने। क्या आप ये बात मानते हैं कि OP अगर इसका रेडियस है, ठीक है, तो एक जितने भी आप पॉइंट बनाओगे वो इससे सर्कल से बाहर निकल आएंगे, और सर्कल से बाहर निकले मतलब रेडियस से बड़े हो गए। अब आप इस साइड भी आप देख लो, है ना, सर्कल से बाहर निकले मतलब रेडियस से क्या हो गए, बड़े। अगर ये सारे पॉइंट रेडियस से बड़े हैं, इसको मान लो P4, ये P5 कर दो, मतलब क्या हुआ कि जो OP है वो सबसे छोटा है ना, सारे उससे बड़े होने का एक मतलब ये भी कि ये सबसे छोटा हो गया। और किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। आप देखना, अपने रूम का एक कॉर्नर है ना, कॉर्नर, और उस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पे अगर आपको मैं बोलूं कि डिस्टेंस निकालो, तो तरीके और भी हैं। तुम उस कॉर्नर पे रख के पूरा से यू से घुमा के वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा, एग्जैक्ट सीधा अगर होगा तो आपको सबसे छोटा डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम 10.1 बताता है। क्लियर?
अब इसके बेसिस पे आपको एक एमसीक्यू दिया जाता है उसके अंदर, ठीक है, लाइक आपको एक टेंजेंट दे देंगे, आपको बोल देंगे कि कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको बोल देंगे ये ऐसा रहेगा, ठीक, और ये आपको कर देंगे कि आपको यहाँ पे हमने दिया है टेंजेंट, ये हो गया आपका टेंजेंट, ये इसकी है ना सेंटर हो गया, ठीक, रेडियस तुम्हें दे दिया है 5 और बोल दिया कि ये लेंथ जो है 12 है, और क्वेश्चन में बोला गया कि आप बताइए कि इसकी टेंजेंट की लेंथ कितनी आएगी, टेंजेंट की लेंथ कितनी आएगी, तो ये आपको सॉल्व करना होता है। ये बहुत ही पॉपुलर एमसीक्यू है, ठीक है, आता भी है। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, याद है 90 डिग्री बनना मतलब ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, तो आपको बेस निकालना है, तो आपको क्या करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 12 है सर, 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस बेस का स्क्वायर, अब 25 को उठा के यहाँ फेंक दो, 140 में 25 कितना आ जाएगा 1119 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दो तो यहाँ रूट में आ जाएगा, यानी अंडर रूट 119 इज इक्वल टू बेस, ये आपका आ गया रूट 119। ऐसे आपको आंसर्स निकालना है, बात समझ में आई क्या? इसके जस्ट बाद आप देखते हो थ्योरम नंबर 10.2 आता है, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2। अब थ्योरम 10.2 आपको ये बताता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक, आज एक भी सर्कल है ना, मुझे लगा कि एक पहला वाला गलत बन रहा है, बाकी सब सही बन जाएगा, आज एक भी सर्कल सही नहीं बन रहा है। चलो हमने ऐसा कर दिया, बना दिया एक सर्कल, सही तो नहीं बन रहा है बट कोई बात नहीं, मान लो कि थोड़ा सही है, ठीक है, मान लो कि ये एक सर्कल है, वैसे भी हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, डन, चलो ये बन गया एक सर्कल। आपको सर्कल के अंदर आपको क्या करना है, सर्कल में ध्यान से देखना, अगर 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 आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हो, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बनाते हैं, जस्ट लाइक कि मैं अभी बना रहा हूं, ठीक, इसको अपन ने कर दिया यहां तक, और इसी पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बना दिया ये, ठीक। अब इसमें काम की बात क्या है कि जो टेंजेंट आपने ये तो पढ़ लिया थ्योरम 10.1 में कि जो हमारा टेंजेंट होगा और रेडियस होगा ये आपस में होंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपके परपेंडिकुलर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस, इसको आप ऐसे ज्वाइंट कर दो, इसको जब ऐसे ज्वाइंट कर दोगे आप, है ना, तो देखो ये दो ट्राइंगल बन गया। अब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन हो गया और दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब मान लो कि अगर ये आपका टी है, ठीक है, और ये पी है, ये क्यू है, तो आप यहां से कॉन्ग्रुएंट क्या कह सकते हैं कि टीपी जो है वो इक्वल आएगा टी क्यू के। मतलब थ्योरम 10.2 आपको बताता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां लिख देता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से अगर आप सर्कल पे दो टेंजेंट बनाओगे तो वो इक्वल आएंगे। अच्छा एक बात इसमें रह गई कि दो ही टेंजेंट क्यों बनाएंगे, आपका एक पॉइंट ये भी आता है सर कि आप एक सर्कल में कितने टेंजेंट बना सकते हो। अगर मान लो सर्कल के अंदर पॉइंट है, एक केस बनेगा सर्कल के ऊपर पॉइंट है, और एक केस आपका बनता है कि सर्कल के, है ना, बाहर पॉइंट है। तो आपके तीनों, ये तीनों केस देखने थे, जैसे हमने लाइन में क्या देखा था, लाइन बाहर रहे, लाइन सर्कल के ऊपर रहे, है ना, और लाइन सर्कल के अंदर रहे, वैसे ही पॉइंट में भी आता है। अगर तुम यहां से टेंजेंट बनाने का सोचोगे तो देखो ये टेंजेंट कभी नहीं बन पाएगा, इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे तो एक टेंजेंट बन पाएगा, और इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे देखो एक इस साइड और एक टेंजेंट इस साइड बन जाएगा, दो टेंजेंट बन पाएंगे। तो एग्जैक्टली दो टेंजेंट बनेगा और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी। साथ में एक और काम की बात है कि ये 90-90 हो गया 180, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, टीपीओक्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो ये 90-90 कितना हो गया 180। इसका मतलब कि ये दोनों भी कितने हो जाएंगे 180, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री का होता है, 90-90 180 हो गया, मतलब ये दोनों भी कितने आ जाएंगे 180। सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट अगर कल मैं आपको बता दूं कि ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, तो आंख बंद करके आपको टिक करना है कि ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री का होगा। बात समझ में आई क्या? एक और चीज हो सकता है कि आपको आधा एंगल पूछे, तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने वही प्रूफ किया, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एंगल भी तो इक्वल डिवाइड होंगे, मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। मतलब अगर आपको आधा आधा पूछा जाता ना, मान लो आपको पूछते कि आपको बताना है एंगल PTO दिख रहा है या फिर OTP, सिर्फ आधा ही पूछा, O से आओ T पे, P से आओ P पे, आधा, तो 70 का आधा आपको 35 टिक कर देना। क्लियर है ना? ये आपको थ्योरम जो है उतना ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि 10.2 के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो जाएंगे, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा बहुत मिटाना पड़ेगा, कुछ कुछ जगह खाली करनी पड़ेगी।
तो यहां से मैं आपको थ्योरम एक्सरसाइज 10.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थियोरेटिकली ना आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सेक्शन बी वगैरह में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में उसमें 3 सवाल दिए एक्सरसाइज है ना, आप 10.2 करना एनसीईआरटी की। तो स्टार्टिंग में देखो जो 3 एमसीक्यूज दिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप 10.2 के स्टार्टिंग के जो 3 एमसीक्यूज है वो 3 एमसीक्यूज कर लेना, छोड़ के मत जाना उसको, ठीक है। वो 3 एमसीक्यू करके ही जाना है आपको, ठीक है सर। आ जाओ, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे देखो पहले तुम्हें ये आ सकता है ना, ऐसे तुम्हें दे देंगे, ये दे देंगे और इसे ज्वाइंट कर देंगे, बोल देंगे कि भाई इसका जो है ना रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर का है, बोल देंगे ये टेंजेंट की लेंथ 4 है, और तुम्हें बोलेंगे कि तुम बताओ कि ये है ना टेंजेंट की ये लेंथ कितनी आ जाएगी, और सेंटर से टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा तुम बता सकते हो कि सर ये 5 आ जाएगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी है ना, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि एक ही 2 सर्कल बना देंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बोलेंगे बड़े वाले सर्कल का टेंजेंट, सॉरी बड़े वाले का सेकेंड और छोटे वाले के लिए देखो टेंजेंट बन गया। उसमें बोलेंगे कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। ये सवाल है, एग्जैक्ट सेम सवाल है, पढ़ लेना ना, 10.2 में शायद 6-7 सवाल होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और इसको से ज्वाइन कर देंगे, बोलेंगे छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। समझना ध्यान से, क्या बोलेंगे, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है, छोटे वाले का रेडियस 3 है, तो बताओ उनके इस कॉर्ड का लेंथ है ना, जो इनका कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ कितना आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग कि अगर ये ए है, ये बी है, मान लो इसको पी कह दिया, ये सेंटर ओ है, तो आप समझो ये बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट में, है ना, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी करेगा इक्वल पार्ट में। तो भैया जी आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग और यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से देखो अगर ये 5 है, 3 है, कितना आ जाएगा 4, है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर का तुम निकाल लोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आपका जो लेंथ हो जाएगा कॉर्ड का 4 + 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको मार्क करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि जैसे मान लो आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, और उस सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के बाहर, या फिर ऐसा समझो कि सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड एक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, जैसे हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इससे जो है कुछ ऐसे ज्वाइंट कर दिया हमने, ठीक। अब यहां पे बात ये आती है कि मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका एक प्रूफ भी आता है, आपको प्रूफ भी आना चाहिए। देखो प्रूफ में क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर, कि अपोजिट साइड का सम यानी ए बी प्लस सी डी, तो यू हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है मैं आपको वो भी बता देता हूं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आपको प्रूफ करना है। कैसे करना है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कैसे करना है आपको, आप मान लीजिए, याद है आपको बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ इक्वल आती है, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां से इस टेंजेंट की लेंथ और यहां से इस टेंजेंट की लेंथ दोनों इक्वल आ जाएगी। तो मान लो कि एक्स है, तो ये भी कितना आ जाएगा एक्स। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट यहां तक और एक टेंजेंट बन जाएगा यहां तक, तो मान लिया कि ये वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा वाई। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ये भी है, ये भी टेंजेंट है, दोनों लेंथ इक्वल, तो मान लो ये हो गया आपका जेड, तो ये भी हो जाएगा आपका जेड यहां तक, क्लियर। और ये एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे, तो इसको मान लिया जेड, तो ये भी कितना हो जाएगा जेड। अब जरा ध्यान से देखना, ए बी प्लस सी डी करके देखो तुम, है ना, अगर तुम ए बी प्लस सी डी करोगे तो ए बी जगह पे क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई, और सी डी जगह पे क्या लिखोगे जेड प्लस डब्ल्यू। इसको हमने जेड माना, इसको डब्ल्यू करना पड़ेगा अपने, इसको कर दो डब्ल्यू, ठीक है, डन। हाँ, ए बी प्लस सी डी हमें प्रूफ करना था ना कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। चलो ए बी की जगह पर रखो एक्स प्लस वाई, और सी डी की जगह पर क्या रखेंगे अपन, सी डी की जगह पर रखेंगे जेड प्लस डब्ल्यू। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए बी प्लस सी डी की। अब ऐसे ही तुम वैल्यू निकालो बीसी प्लस एडी की, बीसी में क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, और एडी में क्या आ जाएगा डब्ल्यू प्लस एक्स। अगर आप ध्यान से देखो ये हो गया बीसी प्लस एडी की वैल्यू, अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू लिखा है, और ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ही लिखा है, मतलब ये दोनों इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी कैसे आ गए इक्वल। आपको ये प्रूफ इस तरीके से याद रखना है, इस पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है। जैसे आपको कैसे बता सकता हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया ना कि ये जो है ये लेंथ, ठीक है, मान लो ए बी लेंथ तुम्हें दे दी कि 4 सेंटीमीटर की है, और तुम्हें बता देंगे कि ये वाली जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर की है, और फिर आपको बोल दिया कि ये लेंथ 8 है, तो आप बताओ कि ये वाली लेंथ जो है वो कितनी आएगी। आपको लॉजिकली ध्यान रखना है कि सम ऑफ अपोजिट साइड यानी 4 + 7 कितना आ रहा है 11, तो इनको भी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 11। 8 में ऐसा क्या जोड़ दे 11 आ जाएगा सर 3, यानी एडी की लंबाई आपकी 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आपको एग्जैक्ट आपको सेम टू सेम ऐसे
ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, बट आपको ध्यान रखना ही है। क्या है वो? जैसे मान लो आपने बनाया हमने एक ट्राइंगल, ठीक, और उस ट्राइंगल के अंदर ये एक सर्कल डाल दिया हमने, ठीक है, इसको आप मान लीजिए कि ऐसे टच कर रहा है कुछ, ये तो आसमान तक चला गया ना, आसमान के ऊपर चला गया, ये छप्पर फाड़ गए, ठीक है। चलो अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है आपने और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल डिस्क्राइब है और उसका रेडियस आर है, ठीक, उस केस में है ना, आपको मान लो दे दिया कि इसका बेस भी दिया हुआ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और आपको बोले कि रेडियस बताओ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है, कैसे निकालोगे? आपको देखो परपेंडिकुलर बेस दिया है, पाइथागोरस थ्योरम निकालो, तुम हाइपोटेनस निकाल लोगे? निकाल सकते हैं अपन। यहां पर रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2। ऐसा करने से आपको रेडियस डायरेक्टली मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, सर्कल के अंदर हमने ये बना दिया, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना दिया हमने उसके बाहर, ठीक है, और मान लो ये 8 सेंटीमीटर का, ये 15 का, तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा 17 का हो जाएगा ये। तो इसके अंदर का रेडियस कितने का हो जाएगा? देखो बड़ा ही चालाकी से आप निकाल सकते हो। क्या करना है? रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस यानी 8 प्लस 15 और माइनस कर दो हाइपोटेनस यानी 17 डिवाइड बाय कर देना 2। तो 8 प्लस 15 कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा आपका 4 6 आ रहा है 6, 6/2 कर दो, 15 प्लस 8 23 माइनस 17 6 आ गया, 6/2 कितना आ गया? ये आ जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। ऐसे आप रेडियस निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन में जरा होमवर्क में कमेंट करके मुझे बताना कि अगर ये एक सर्कल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, मान लो तुम्हें बोल दिया गया कि ये 12 सेंटीमीटर का है ना, और ये 5 सेंटीमीटर का है, तो तुम बता दो इसका रेडियस कितने सेंटीमीटर का होगा। ये आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप ये आंसर कमेंट करें कि अगर ये ना 12 है, ये 5 है, हाइपोटेनस तुम निकाल लोगे, रेडियस कितने का आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में ना एक बार ये क्वेश्चन जो है इस पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में पूछा गया था, है ना। आपको बोल दिया गया कि जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल दे देते हैं और उसके अंदर उन्होंने बोल दिया था कि ये x है, ये y है, और तो तुम बताओ कि यहाँ रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो उन्होंने ध्यान रहे कैसे बोला था, x का स्क्वायर प्लस नहीं x नहीं, x का स्क्वायर नहीं होगा, x आएगा, x प्लस वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में होल अपॉन में 2, यहां माइनस करो, है ना। ये क्वेश्चन था, ये इसका करेक्ट आंसर था। कैसे? देखो अगर एक्स वाई के टर्म में सोचो जरा, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, माइनस क्यों करना है? हाइपोटेनस को। हाइपोटेनस को आता कैसे है? इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में, तभी तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो भी रूट में, तभी तो हाइपोटेनस आएगा। मान लो तुम्हें वैल्यू नहीं पता तो उस केस में ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला पूछा गया बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली, तो आपको सेम टू सेम ये चीज ऐसे ही ध्यान रखनी होगी। क्लियर हो गया सर? ओके, तो इस सर्कल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको इन सभी को एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, ध्यान से चीजों को समझ लेना है, एक एक बार है ना, एक एक सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखना, ठीक है, किसी पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसके नोट्स वगैरह आप जरूर बना लेना, चीजों को रिवाइज करते रहना, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। मैंने आपको ये बात पहले बताई भी थी, ठीक है। जिन लोगों को ना इसमें ये चीज चाहिए ना, A1 अगर आप स्कोर करने की सोच रहे हैं कि सर हमें A1 स्कोर करना है, ठीक है, और आपने जो है अब मैंने बताया था कि पढ़ाई आपकी खराब होती जाती है, तैयारी खराब होती जाएगी। कब? जैसे जैसे आपकी एग्जाम करीब आएगी। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? सर हमने सब तो पढ़ लिया, फिर भी हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, है ना। हालांकि एक ऐसा कमेंट आया था तो मैंने उसका रिप्लाई मैंने कहा था मैं दूंगा, ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैं हॉनेस्टली आंसर आपको यही बताऊंगा कि अगर आप A1 स्कोर करना चाहते हो और आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके 75% जितने ही बन पा रहे हैं, ठीक है, 75-80 जितना, तो ऐसा नहीं कि अब आप में कुछ बाकी है, कोई कमी नहीं रह गई है ना, आपने बुक बना ली, बहुत इनफ है। अब उसके बाद क्या करना? उसके बाद देखो बच्चों को ये लगता है कि बुक जो हमने बना ली है, ठीक है, अब हम आगे क्या करें, सब तो हमने कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलती होती है आपसे, कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, प्री बोर्ड में आपने देखा होगा कुछ सिली मिस्टेक हो जाएगी, कोई क्वेश्चन कंसेप्ट आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी वो होगा रिवीजन। आपने एक कंसेप्ट को कितनी बार पढ़ा है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी बना ली है ना, 2-3 बार 5 बार आपने बना लिया, मिनिमम आप 4 से 5 बार आप एनसीईआरटी मिनिमम सॉल्व करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि बेटा हम टीचर्स होकर अगर किसी पॉइंट पे मान लो हमसे गलती हो सकती है, अगर हम किसी पॉइंट पे भूल सकते हैं, क्योंकि हम हर साल पढ़ाते हैं एक ही चैप्टर को, हर साल हम कम से कम 10 बार पढ़ाते हैं ना, अलग अलग बैचेस में, अलग अलग 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ाते हैं, 10 बार पढ़ाते हैं रिवीजन वगैरह करा के। फिर भी ऐसा हो सकता है कि 5 साल 6 साल तक पढ़ाने वाला टीचर भी एक पॉइंट पे आके किसी क्वेश्चन को भूल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि उसे नहीं आ रहा है ना, हम भूल सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तो
तो आप भी कंसेप्ट को इसी तरीके से आप भूल सकते हो। तो आपको क्या करना है सर, कैसे याद रहेगा, रिवीजन के थ्रू याद रहेगा। तो आप ये मत करना कि सर मैंने सब कर लिया, आप केवल क्वेश्चन ही करे जा रहा हूँ। रिवीजन बहुत जरूरी है, आप चीजों को रिवाइज करते रहें, है ना। एक एक पॉइंट है ना, आपको सारी बातें याद होनी चाहिए। आप जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट्स बना के आप उसे नोट डाउन कर लेना सारे पॉइंट को, और सभी चीजों को रिवाइज डेली एक चैप्टर 2 चैप्टर रिवाइज करते रहो, ठीक है। पेपर सेट के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि हाँ सर पेपर सेट सॉल्व करने से A1 आ जाएगा, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मैं A1 के लिए नहीं बोल सकता। A1 कैसे आ सकता है, जिसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, आप एक भी पॉइंट ना बोलो। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है सर, तो वो हमेशा ना पेपर कभी भी ऐसे नहीं बनाया जाता ना कि उसको हर बच्चा सॉल्व कर ले। हर पेपर में ऐसे 1 या 2 सवाल होते हैं जो उन बच्चों के लिए रखे जाते हैं जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की, जिनको सारे कंसेप्ट याद है ना। तो वो 1-2 क्वेश्चन ही आपको दिक्कत देंगे, वो 1-2 क्वेश्चन ही आपको A1 से पीछे लेके आ जाएंगे। आप 90 प्लस सोच रहे हो, आपको 80 तक 85 तक लेके आ जाएंगे। तो वो 1-2 क्वेश्चन ही आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे क्लियर होंगे, सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, सारे कंसेप्ट। उसके लिए आपको रिवीजन जरूरी है, सभी के नोट्स बनाने जरूरी है सारे। और सेक्शन ए देखो, सेक्शन बी सी डी जो पेपर में आता है उसके लिए तो आप एनसीईआरटी प्रीफर करो और पेपर सेट सॉल्व कर लो। अगर आप 10 से 15 पेपर सेट सॉल्व कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन सेक्शन ए के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें एक बार। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सेक्शन ए के, वो आप सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, वो आपको सेक्शन ए में बहुत हेल्प करेंगे लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर के, ठीक है सर। तो यही एक ऑनेस्ट आंसर जो मेरे हिसाब से रहेगा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, बट अपने हिसाब से आपको जो सही लग सकता है, ठीक है, मैंने आपको आंसर बताया है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर आपने रिवीजन अच्छे से करा है तो आप एक टाइम पे वो अचीव कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं, ठीक है सर। तो चलिए इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त करते हैं। बहुत ज्ञान हो गया, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहना, नोट्स बना लेना, है ना। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए मिलते हैं अपन, है ना। बाय।